हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनको सिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। इसमें सीखेंगे कि जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें सीखने वाले हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और ये भी सीखेंगे कि वेक्टर को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। समान वेक्टर क्या होते हैं, असमान वेक्टर क्या होते हैं, समांतर वेक्टर क्या होते हैं, प्रति समांतर वेक्टर क्या होते हैं, एकांक वेक्टर क्या होते हैं, शून्य वेक्टर क्या होते हैं। ये सब आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। देखिए, जो भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं भौतिक राशियों को प्रकार, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? दो प्रकार से। एक तो है आपका अदिश राशियां और नंबर 2 पर है आपका सदिश राशियां। क्या है? सदिश राशियां। देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपको कॉपी और पेन दोनों लेकर के बैठना होगा, तभी आपको सीख सकते हैं, ठीक है। अदिश राशियां और सदिश राशियां। मैं अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं तो अदिश वो राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। और सदिश की बात करें तो सदिश वे राशियां होती हैं जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कहूं, जैसे समय है, तो समय मैं बोलूं कितना टाइम हो गया तो आप बोलेंगे 12 बज गया या 1 बज गया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप ये भी साथ में बोलेंगे किस दिशा में बज गया, नहीं, डायरेक्शन नहीं होती है। मैं अगर आपसे कहूं कि एक जो वस्तु है, इस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करिए बल लगा करके, तो आपको पूछना पड़ेगा किस दिशा में जाना है। मैंने कहा उस दिशा में जाना है, तो आप उसी दिशा में उस वस्तु को लेकर के जाओगे। यानी विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? एक सदिश होता है। बल क्या होता है? वो भी एक सदिश होता है। तो चलिए हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अदिश राशियों की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल, दिख रहा है आप लोगों को, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं। क्या कहलाते हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण जैसे समय में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। किलोग्राम में भी दिशा नहीं होती है। आप दुकान पे जाइए, किसी दुकान वाले से कहिए भाई साहब 1 किलो मुझे चीनी चाहिए, तो वो आपको 1 किलो, यानी जितनी आपने मात्रा में चीनी को मांगा है वो उतनी ही चीनी आपको देगा। दुकानदार आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ये चीनी 1 किलो है, बताइए किस दिशा में दूं, नहीं। तो इसका मतलब है किलोग्राम में क्या? दिशा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा चाल, दूरी आदि। ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। देखिए, दूसरी बात एक और भी है। जैसे हमने कहा किलोग्राम, यानी एक मात्रा ले लीजिए। एक मात्रा का मतलब द्रव्यमान हमने ले लिया 30 किलोग्राम। तो इस अदिश राशियों में क्या क्या होता है ये देखिए। 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आंकिक मान। क्या मतलब है इसका? अंकित मान। और ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब है मात्रक।
यानी जो अदिश राशियां होती हैं उनमें दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, यानी दो चीजों से मिलकर के क्या बनी होती हैं, अदिश राशियां बनी होती हैं। ठीक है। दूसरी बात, इनको साधारण गणितीय नियम के द्वारा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये सब विशेषताएं होती हैं अदिश राशियों की। ठीक है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों, क्योंकि सदिश में तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं सदिश के बारे में, तो हमने इतना जो अदिश में बताया इतना अदिश में होता, अब हम सदिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम अलग कर देते हैं, इससे आपको लगे कि ये जो है सदिश का है, ये किसका है, अदिश, वो सॉरी ये अदिश और ये सदिश का है। सदिश क्या होता है, बेभौतिक राशियां, बेभौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण देखिए इसका, हमने कहा बल, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं उदाहरण, बल, बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि, क्योंकि बल जब फोर्स हम किसी वस्तु पर अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर दिशा में करेंगे। ठीक है। दूसरा विस्थापन, विस्थापन भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद त्वरण आदि, त्वरण आदि। तो हमने सीखा कि जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और हमने सीखा सदिश राशियां, सदिश राशियों में केवल सदिश राशियों में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अदिश राशियों को हम गणितीय नियम के द्वारा घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें समान प्रकार की यूनिट हो, तब हम उसे जोड़ सकते हैं, तभी हम उसे घटा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो सदिश राशियों को हम जब व्यक्त करते हैं, देखिए चलो हम इसको रफ कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रफ कर दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सदिश राशियों का संकेत, संकेतन, संकेतन क्या होता है। देखिए, या तो सदिश राशि जहां पर लिखी होगी, वेक्टर जो क्वांटिटी होगी लिखी होगी, या तो इस तरीके से, जैसे हम फोर्स लिख रहे हैं तो इस तरीके से डार्क कर देंगे, मोटा मोटा, तो इसका मतलब भी होता है ये वेक्टर का सिंबल बना हुआ है। या फिर एफ लिखते हैं और उस एफ के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक वेक्टर लगा देते हैं। ये तीर का मतलब क्या होता है, ये तीर का मतलब होता है, ये इस वाले को हम बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को बताता है, किसको बताता है, दिशा को बताता है। और इसको बोलते हैं हम पूंछ, क्या बोलते हैं, पूंछ। ये पूरी लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं हम परिमाण, क्या बोलते हैं, परिमाण। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए एक तीर का उपयोग करते हैं। इस तीर में एक शीर्ष होता है जो दिशा बताता है, और इसमें पूंछ होती है, ठीक है, जो प्रारंभिक पॉइंट को बताती है, किसको बताती है, प्रारंभिक पॉइंट को बताती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो किसको शो करती है, परिमाण को शो करती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा आप लोगों के लिए सदिश के प्रकार, कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश के प्रकार, सदिश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ध्रुवीय सदिश,
अब सर ये ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं? ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनके निश्चित प्रारंभिक बिंदु अथवा कार्य बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? जैसे बल का एक प्रारंभिक बिंदु और कार्य बिंदु निश्चित हुआ कि किस दिशा में जाएगा। दूसरा विस्थापन का भी प्रारंभिक बिंदु और कहाँ जाएगा अंतिम बिंदु, ये भी निश्चित होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख दूं इसकी मैं, वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, कॉमा ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे हमने कहा विस्थापन, तो अब विस्थापन कैसे बनाएंगे? ये कौन सा सदिश है? ध्रुवीय सदिश है। दूसरा हमने बताया फोर्स, तो ये कोई पिंड है, इसे आप बल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो प्रारंभिक पॉइंट क्या है? निश्चित है, और इसका कार्य बिंदु भी निश्चित है। ये है आपका बल। अगला हो जाएगा आपका संवेग। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत। समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है आपका अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होते हैं? अक्षीय सदिश होते हैं वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। इस तरीके से घूम रहे हैं तो यानी घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अक्षीय सदिश कहलाएंगे। अच्छा, घूर्णन प्रभाव को कौन कौन व्यक्त करता है? कोणीय त्वरण और कोणीय वेग और बलाघूर्ण, एक किसको व्यक्त करते हैं? घूर्णन। इस तरीके से एक एक्सिस ली और ये कोई घूम रहा है, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? घूर्णन प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? यानी वे राशियां, वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, कॉमा अक्षीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षीय सदिश कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या आएगा? एक आएगा कोणीय त्वरण, कॉमा बलाघूर्ण, कॉमा कोणीय वेग आदि। ये सब क्या है? ये है सदिशों के प्रकार। ठीक है, क्लियर हुआ? आप नोट करिए इसे। अब हम बात करने वाले हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश की। स्थिति एवं विस्थापन सदिश, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 11th क्लास वालों। ठीक है, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। इसके लिए हम एक क्या करते हैं, इस तरीके से XY एक प्लेन बनाते हैं। हमने कहा ये वो पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, तो जो स्थिति सदिश होता है, मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति की ओर खींचा गया सदिश, ये क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा। मूल बिंदु से किसी वस्तु की ओर, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ P है, वस्तु की ओर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश कहलाएगा। अब ये वस्तु यहाँ ना हो करके इस पॉइंट पर आ गई, तो ये वाला
ये वाला। अब जरूरी थोड़ी नहीं सीधी आई हो सकता है वो ऐसे भी आई हो। तो ये है पथ। पथ मीन्स रास्ता, किसी वस्तु का रास्ता, ये चली गई दूरी है। ये क्या है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, यानी इस वाले को हम बोलेंगे विस्थापन सदिश, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q। ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर, ये क्या है, स्थिति सदिश है। समझ में आया नहीं है? तो सबसे पहले हम स्थिति सदिश की डेफिनेशन को लिखेंगे। स्थिति सदिश क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, मूल बिंदु से किसी वस्तु की ओर खींचा गया सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति की ओर खींचा गया सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, यहां पे क्या स्थिति सदिश है, OP वेक्टर बराबर R वेक्टर। ये क्या है हमारा, ये है स्थिति सदिश। क्या है ये, स्थिति सदिश है। आप एक बार फिर से देखिएगा, किसी वस्तु के मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, खींचा गया मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, और हमने देख भी लिया OP क्या है, स्थिति सदिश है, जिसका डिस्टेंस कितना है, R1 है। उसके बाद मैं बात करूंगा विस्थापन सदिश की। विस्थापन सदिश क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, ये प्रारंभिक स्थिति थी और ये अंतिम स्थिति है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। मान लीजिए जब उस समय वस्तु जिस समय चली होगी T1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, T2 हो गया, यानी T1 से T2 समय के पश्चात कितना विस्थापन हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश कितना है, PQ वेक्टर बराबर फाइनल क्या है, R2, फाइनल पोजीशन R2 माइनस इनिशियल पोजीशन R1 वेक्टर। ये हमारा क्या है, विस्थापन सदिश है। आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करता हूं, स्थिति सदिश किसी वस्तु की इस मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, और किसी वस्तु की अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की ओर खींचा गया सदिश क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का वर्गीकरण। सदिशों का वर्गीकरण, सदिशों
का वर्गीकरण। आप कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए, नोट करते रहिए, सबसे बेस्ट नोट है ये, ऐसे समझ लीजिए आपके जो कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं वही नोट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आप कॉपी पर तुरंत नोट करिए। इसके लिए सदिशों का वर्गीकरण, तो सदिशों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? सदिशों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका विपरीत समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? जिनका परिमाण और दिशा, जैसे समान सदिश, मैंने एक पेन ले लिया, ये 2 मार्कर ले लिए मैंने, मार्कर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये क्या है? ये है शीर्ष, यानी इनका हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से परिमाण में और दिशा में दोनों एक ही जैसे हैं, ये हो गए समांतर सदिश। परिमाण में सेम है लेकिन दिशा में विपरीत हैं, ये हो गए विपरीत सदिश। समझ में आया? उसके बाद देखिए, ये एक दूसरे के समान है तो ये समांतर सदिश हो गए, और ये विपरीत हैं तो ये प्रति समांतर सदिश हो गए, ठीक है। लेकिन समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश के बीच एक कंडीशन होती है कि समांतर सदिश जरूरी नहीं परिमाण में दोनों सदिश समान हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो समांतर होने चाहिए। और प्रति समांतर में भी यही है कि उनकी दिशा विपरीत होनी चाहिए, चाहे उनका परिमाण कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं प्रति समांतर सदिश। तो सबको लिखते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले है समान सदिश, समान सदिश। उसके लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोई हमने छड़ ले ली और इस छड़ पर इस तरफ की ओर एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, और इधर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर, और इसके अपोजिट में लग रहा है F3 वेक्टर। और क्या है? एक छड़। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। समान सदिश क्या होते हैं? जिनका परिमाण व दिशा समान हो। वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। डायग्राम में हमने माना कि F1 व F2 और F3 एक छड़ पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। इसमें समान सदिश क्या है? समान सदिश है F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर। F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, ये क्या है? हमारे समान सदिश हैं, ठीक है। क्या है? हमारे समान सदिश हैं। दूसरी बात, 2 समान सदिशों के बीच, 2 यहां लिख दे रहा हूं मैं, 2 समान सदिशों के बीच बना कोण 0 डिग्री होता है। भाई दोनों समान हैं, समान चल रहे हैं, समांतर भी है, तो इनके बीच बना कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। उसकी बाद हम बात करते हैं नंबर 2, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जिनका क्या कहते हैं? परिमाण समान व दिशा विपरीत हो। वे सदिश जिनका परिमाण समान व दिशा विपरीत हो, कॉमा विपरीत सदिश कहलाते। डायग्राम में देखिए, F1 के विपरीत है F3, F2 के भी विपरीत है क्या है? F3। तो इसको हम लिखते हैं F1 बराबर माइनस का साइन लगाएंगे F3, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर F2 माइनस F3।
इस तरीके से हम लिखते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले समान सदिश, वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान होनी चाहिए समान सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश, वे सदिश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए? विपरीत हो, तो क्या कहलाते हैं? वो विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसके बाद बात करेंगे हम समांतर सदिश और प्रति समांतर सदिश। सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर सदिश। किसके बारे में? समांतर सदिश। अब समांतर सदिश क्या होते हैं, इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए एक कोई पिंड है, क्या है? ये कोई पिंड है, इस पर एक फोर्स F1 इधर कार्य कर रहा है और एक फोर्स F2 इसके अपोजिट कार्य कर रहा है और ए एक्सेलरेशन की दिशा है ए। ये समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। मैं हालांकि पिन ना लेकर के डायरेक्ट मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा सकता था, ठीक है। तो समांतर सदिश क्या होते हैं? समांतर सदिश होते हैं यदि दो सदिशों जो हैं की दिशाएं, यदि दो सदिशों की दिशाएं समान हो किंतु उनका परिमाण कुछ भी हो। जरूरी नहीं है एक छोटा है एक बड़ा है, कैसा होना चाहिए? दिशाएं समान होनी चाहिए, वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। क्या कहलाएंगे? समांतर सदिश कहलाएंगे। समझ में आया नहीं आया? चित्र में अगर हम देखें तो समांतर सदिश कौन कौन है? यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो किसके समान है? एफ वेक्टर के समान है, समांतर है। किसके समांतर है? एफ वेक्टर के समान है। चित्र में ए वेक्टर कॉमा एफ वेक्टर समांतर है। कैसे हैं? समांतर है। उसके बाद हम बात करते हैं हम प्रति समांतर की। प्रति समांतर सदिश क्या होते हैं? प्रति समांतर सदिश यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हों, यहाँ पे दिशाएं समान थी, यहाँ पर दिशाएं विपरीत हों परंतु उनका परिमाण कुछ भी हो। डेफिनेशन लिखेंगे, यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हों परंतु उनका परिमाण कुछ भी हो, क्या कहलाते हैं? प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। समझ में आया नहीं आया? चित्र में ए वेक्टर कॉमा F2 वेक्टर प्रति समांतर वेक्टर हैं। वेक्टर लिखिए या फिर इन्हें सदिश लिखिए। हम यहाँ सदिश लिख देना क्योंकि सदिश लिख क्या है? प्रति समांतर सदिश है। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समान भी दिख रहा है आपको, समांतर भी दिख रहा है। तो प्रत्येक समान वेक्टर समांतर वेक्टर होता है, प्रत्येक समान वेक्टर समांतर वेक्टर होता है, परंतु प्रत्येक समांतर वेक्टर समान वेक्टर नहीं होता है। कैसे? मैंने अभी आपसे कहा समान वेक्टर क्या होते हैं? जिनकी दिशा समान हो और परिमाण समान हो, क्या कहलाएंगे? समान वेक्टर कहलाएंगे। समांतर वेक्टर क्या हो? दिशाएं समान हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, ये छोटा हो या बड़ा हो चल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? समान वेक्टर
समांतर वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन समांतर वेक्टर समान वेक्टर नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, विपरीत वेक्टर प्रति समांतर वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन प्रति समांतर वेक्टर विपरीत वेक्टर नहीं हो सकते। कैसे सर? ये देखिए, प्रति समांतर की डेफिनेशन है, ये है कि इनकी दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, चाहे परिमाण कुछ भी हो। और विपरीत वेक्टर क्या होता है? उनकी दिशाएं विपरीत और परिमाण बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ बात? ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एक नोट की। क्या? नोट की बात करते हैं। दो समान सदिश सदैव क्या होते हैं? समांतर सदिश होते हैं। दो समान सदिश सदैव समांतर सदिश होते हैं। समांतर सदिश होते हैं, परंतु दो समांतर सदिश समान सदिश नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, दो विपरीत सदिश सदैव प्रति समांतर सदिश होते हैं, परंतु दो प्रति समांतर यहां पे जो परंतु लिखा हुआ है, दो प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश नहीं हो सकते। ले, हमने आपकी नोट्स भी क्लियर करा दिए। ठीक है? क्या है? दो समान सदिश समांतर तो हो सकते हैं, लेकिन दो समांतर सदिश समान नहीं हो सकते। दो विपरीत सदिश प्रति समांतर तो हो सकते हैं, लेकिन दो प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि जो समांतर होता है, समांतर सदिश के मध्य जो कोण होता है 0 डिग्री होता है, और प्रति समांतर सदिश के बीच जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे समतलीय सदिश। नेक्स्ट सदिश क्या होते हैं? समतलीय सदिश। नाम से ही बेटा स्पष्ट हो रहा है कि वे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, वे सभी सदिश जो एक ही तल में स्थित हों, समतलीय सदिश कहलाते हैं। यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, एक लिया हमने बी वेक्टर, और एक यहाँ पे लिया सी वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए वी सी वेक्टर है, ये क्या है? समतलीय सदिश है, क्योंकि ये एक ही तल में है। यहाँ पे हमने एक ले लिया डी वेक्टर, और यहाँ पर हमने ई वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है? ये वाला। तो चित्र में
वी वेक्टर। ठीक, पहले हम बी लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, समतलीय सदिश हैं। यहाँ पे डी और ई समतलीय सदिश हैं, मानी वे वेक्टर जो एक ही तल में स्थित हो वो समतलीय सदिश कहलाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एकांक सदिश। एकांक सदिश नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। एकांक सदिश क्या होता है? वे सदिश जिनका परिमाण एक हो। क्या हो? वे सदिश जिनका परिमाण एक हो, जिनका परिमाण एक होता है, कॉमा एकांक सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांक सदिश कहलाते हैं। कैसे लिखेंगे? एकांक सदिश को हम ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप से। लिखते कैसे हैं? ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे ये सदिश ए वेक्टर बटे, ये जो मॉड लगा हुआ है उस मॉड को बोलते हैं सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का परिमाण, ये आया हमारा एकांक वेक्टर। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद हम बात करते हैं शून्य वेक्टर की। किसकी? शून्य वेक्टर की, जिसका परिमाण शून्य होता है। क्या कहलाते हैं? शून्य सदिश कहलाते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जीरो वेक्टर से। ठीक है, अब देखिए कैसे आप पता करेंगे कि ये जीरो वेक्टर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर विपरीत प्रकार के परिमाण को अगर जोड़ा जाए, जैसे माना ए वेक्टर में विपरीत ए वेक्टर को जोड़ा जाए तो क्या आएगा? शून्य वेक्टर आएगा। क्या आएगा? शून्य वेक्टर आएगा। यदि वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड घूम रहा है तो उसका जो वेग आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। डिस्टेंस क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ में आया नहीं आया? वेग तो जीरो नहीं होगा, सॉरी, उसका डिस्टेंस क्या आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, देखो, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें लंबकोणीय एकांक सदिश की। किसकी बात करेंगे? लंबकोणीय एकांक सदिश की। इसमें हम लंबकोणीय एक्सिस लेते हैं पहले, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड कैपिटल लिया है तो हमने कैपिटल मान लिया। ये हमारा है ओ, ओ मतलब मूल बिंदु। इसके एक्स एक्सिस पर हमने एकांक वेक्टर आई कैप लिया और वाई पे हमने जे कैप और इस पर हमने के कैप। ये हमारे क्या हैं? एकांक वेक्टर हैं, इसीलिए इसका नाम है लंबकोणीय एकांक सदिश। क्या होता है लंबकोणीय एकांक सदिश को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबकोणीय अक्ष, लंबकोणीय अक्ष x, अक्ष y तथा अक्ष z, x, y और z की धनात्मक दिशा की
धनात्मक दिशा में एकांक सदिश क्रमशः I, J तथा K कैप लेते हैं। आप पूछोगे सर यहाँ पर कैप क्यों लगाया? अभी मैंने बताया था एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण 1 हो और उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। के कैप से लेते हैं, या ऐसे लिख लो, के कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे, अतः क्योंकि एकांक वेक्टर है, मॉड I इक्वल होगा मॉड J इक्वल होगा मॉड K इक्वल होगा 1 क्यों लिखा? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। आप कहोगे सर कैसे होगा ये? देखिए, मैंने कहा x अक्ष की धन दिशा में, x अक्ष की धन दिशा में 5 मात्रक। तो आपको सर धन दिशा है, इसका मतलब 5 और एकांक वेक्टर I के साथ। हम कहेंगे बेटा बाई अक्ष की यहां पर ऋण दिशा ले लो। कितना मात्रक? 10 मात्रक। तो आप कहोगे बाई है, वाई में एकांक वेक्टर क्या है? J, ऋण है यानी -10J। अब आपको क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ते हैं और किस प्रकार से घटाते हैं। गणितीय विधि आप सीखने वाले हैं, त्रिभुज विधि आप सीखने वाले हैं और चतुर्भुज विधि उसमें सीखने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए एजुकेशन जर्नी और दोस्तों को शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी कहिए कि आप सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।